नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें बाल विकास के 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। अब बारी है पर्यावरण अध्ययन की, क्योंकि बहुत कमेंट्स आए कि सर अन्य सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन वगैरह, हिंदी वगैरह जो भी अन्य सब्जेक्ट है उनके भी वीडियो इस प्रकार से बनाइए। तो शॉर्ट वीडियो की ये सीरीज है, यानी कह सकते हैं थोड़ा सा मैं कुछ सेकंड में ही आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का जो सिलेबस है और आपका जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए, उस एक टॉपिक को लगभग 4 से 5 भागों में डिवाइड करके उनका एक एक करके वीडियो में बना रहा हूं। जैसे कि बाल विकास के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसमें लगभग 30 प्रश्न में लेता हूं। यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि परिवार एवं समाज ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, सरल सा टॉपिक है। तो इसमें मैंने परिवार एवं समाज के 4 भाग किए थे। परिवार के प्रकार, रिश्ते एवं सामाजिक संबंध, समुदाय और पड़ोस, परिवार आधारित पीवाईक्यू। 4 वीडियो बनाना था लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक ही वीडियो में समाप्त कर देते क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, है ना। तो लगभग टोटल 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। परिवार के प्रकार, रिश्ते एवं सामाजिक संबंध, समुदाय, पड़ोस और जो आपके 2011 से 22 तक के प्रश्न हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो परिवार एवं समाज के टोटल 60 प्रश्न मिलेंगे। यदि इस शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। इस प्रकार के वीडियो आपको चाहिए तो आगे जो वीडियो मिलेंगे वो इसी प्रकार से पार्ट वाइज ही आपको मिलेंगे, है ना। तो परिवार एवं समाज के टोटल 60 प्रश्न मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय आपको खराब नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समाज शास्त्र और बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से समाज की सबसे छोटी और प्राथमिक संस्था किसे माना जाता है जहां से बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। सरल सा सीधा सा प्रश्न है। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है या फिर प्राथमिक संस्था किसे कहा जाता है। सीधा सीधा ये पूछा गया, प्राथमिक विद्यालय, धार्मिक समुदाय, परिवार या फिर राज्य व्यवस्था। तो जब बच्चा पैदा होता है तो कहां पर पैदा होता है भैया, परिवार में बच्चा पैदा होता है और वही प्राथमिक इकाई होती जहां से बच्चे का सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यदि हम देखें, विद्यालय जाने से पूर्व बच्चा अपने माता पिता और परिवार से ही भाषा और संस्कार सीखता है। तो इसे क्या कहा गया, समाज की सबसे छोटी इकाई माना है परिवार को। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आधुनिक समाज शास्त्रों में एक ऐसे परिवार को क्या संज्ञा दी जाती है जिसमें एक विवाहित जोड़ा जो दंपत्ति होता है केवल अपने अविवाहित बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे निवास करता है। सरल सा प्रश्न है। 2 प्रकार के परिवार सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो एकल परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार होता है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो आधुनिक युग की कही गई है जिसमें सिर्फ विवाहित जोड़ा यानी कि पति पत्नी और उसके केवल जो अपने अविवाहित बच्चे हैं वो रहते हैं। सरल सा प्रश्न है, क्या होता भैया उसका, विस्तृत परिवार कहते हैं, दाम्पत्य या फिर एकल परिवार, मात्र सत्तात्मक परिवार या फिर बहुपति परिवार। तो जहां पर पति पत्नी और उसके जो अविवाहित बच्चे हैं वो रहते हैं एक ही छत के नीचे तो उसे एकल परिवार कहा जाता है। यदि दाम्पत्य परिवार भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं, दाम्पत्य या फिर उसे एकल परिवार कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। भारतीय समाज की पारंपरिक संयुक्त परिवार की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता असत्य है। यहाँ पर मैंने अभी आपको एकल परिवार के बारे में बताया। संयुक्त परिवार यानी कि जो पहले का जो परिवार था और अब भी बहुत जगह ऐसा होता है लेकिन बहुत कम संयुक्त परिवार रह गया है जिसमें माता पिता, दादा दादी, फूफा ताया ताई सभी यानी मिलकर रहते हैं एक ही परिवार में, है ना। तो उसे क्या कहा गया है, संयुक्त परिवार। और भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे जैसे जैसे प्रश्न आएगा। यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है संयुक्त परिवार का, उसके बारे में देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्यों का एक साथ एक ही आवास में रहना, बिल्कुल ये संयुक्त परिवार के श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है असत्य कथन, है ना। परिवार के सभी सदस्यों का एक साझा रसोईघर होता है, बिल्कुल होता है। एक ही छत के नीचे वो अपना खाना बनाते हैं। परिवार की संपत्ति में सभी का साझा अधिकार होता है, बिल्कुल होता है भैया। परिवार की संपत्ति में सभी का साझा अधिकार होता है। बच्चों के पालन पोषण का दायित्व केवल और केवल जैविक माता पिता पर होता है, ऐसा नहीं है। यदि माता पिता कहीं नौकरी करते हैं तो उनकी जगह पर जो दादा दादी होते, ताए ताई, जो भी घर में सदस्य होते हैं वो उनकी देखभाल करते हैं। केवल माता पिता का सहयोग वहां पर नहीं होता है, जो भी सदस्य होता है घर में उन सभी का यह दायित्व होता है। तो डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। भारत में प्राचीन काल से ही सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के परिवार की प्रथा विद्यमान रही है। देखिए प्राचीन काल में किस प्रकार के परिवार रहते थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार के परिवार रहते थे भैया, मात्र स्थानिक परिवार, नवस्थानिक, संयुक्त परिवार या फिर बहुपत्नी परिवार। तो उस परिवार को क्या कहा जाता है भैया, संयुक्त परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त परिवार कहा जाता है, जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सब मिलजुल कर रहते हैं ना। ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है, संयुक्त परिवार, जो कि प्राचीन काल में देखा गया, अभी भी होता है लेकिन बहुत कम देखा गया है। अब एकल परिवार के प्रचलन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा।
निवास के आधार पर उन परिवारों को क्या कहा जाता है जिसमें विवाह के उपरांत पति अपनी पत्नी के माता पिता के घर ससुराल जाकर स्थायी रूप से निवास करता है। देखिए इस प्रश्न में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा प्रश्न है वैसा ही आपको यहाँ पर आंसर देना है। किसके घर रह रहा भैया, पत्नी के घर रह रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, पितृस्थानिक परिवार, मातृस्थानिक परिवार, विस्तृत परिवार या फिर पितृसत्तात्मक परिवार। ये कहां पर देखा गया है, तो मेघालय में जो खासी जनजाति होती ना, खासी जनजाति पूछा जाता है, खासी जनजाति कहां पर निवास करती है, मेघालय में करती है। कहां पर करती है, मेघालय में, है ना। यहाँ दामाद का विवाह के बाद पत्नी के घर रहता है, मतलब जो पति है वो पत्नी के घर रहता है, तो इस प्रकार के परिवार को क्या कहा जाता है, तो यदि पत्नी के घर रहता है तो उसे मात्र स्थानिक परिवार कहते हैं। और जो अधिकतर जो हमारे भारत में जो प्रचलित परिवार है वो है पत्नी पति के घर रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है भैया, उसे कहा जाता है पितृस्थानिक परिवार, है ना। उल्टा कर दीजिएगा तो आपका आंसर पलट जाएगा, है ना। पत्नी पति के साथ रहेगी तो पितृस्थानिक परिवार, और पति अपनी पत्नी के घर रहेगा तो वो मातृस्थानिक परिवार रहेगा, है ना। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। तो बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक समय में, एक मिनट, आधुनिक समय में परिवारों के विघटन यानी कि टूटने के फलस्वरूप बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर कौन सी नकारात्मक प्रतिक्रिया सबसे अधिक देखने को मिलती है। भाई जो संयुक्त परिवार है उसको टूटने के बारे में बताया गया है कि यदि ऐसा होता है तो किस प्रकार का प्रभाव बच्चों पर देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले विकल्प देख लेते हैं। बच्चों का अत्यधिक बहिर्मुखी हो जाना, बच्चों में रचनात्मक का अचानक बढ़ जाना, बच्चों का कुंठित होना, विद्रोह पनपना और अंतर्मुखी होना, बच्चों का विद्यालय में प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ हो जाना। क्या होता है, तो ऐसे में जो बच्चा होता है उसमें बच्चों में कुंठित होना, विद्रोह पनपना और अंतर्मुखी होना, ये बच्चे में नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा आपका, तीसरा वाला हो जाएगा, है ना। पारंपरिक विघटन में बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं जिससे वे कुंठित और अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सत्ता और अधिकार की संरचना के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किन दो रूपों में किया जाता है। सत्ता और अधिकार के बारे में बताया गया है, एकल और विस्तृत, ग्रामीण और शहरी, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, या फिर अंतर्विवाही और बहिर्विवाही परिवार। क्या होगा सही आंसर, सरल सा प्रश्न है, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। परिवार में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है भैया, या तो पुरुष के पास होता है या फिर महिला के पास होता है। इसी के आधार पर परिवार पितृसत्तात्मक या फिर मातृसत्तात्मक होता है। और इसी के आधार पर जो सत्ता और अधिकार के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे है ना कि जहां पर पति अपनी पत्नी के यहाँ जाता है, या फिर जहां पर माता का चलन होता है तो उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं, और जहां पर पिता का चलन होता है उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। जिसमें सत्ता और अधिकार इसका होता है तो उसे क्या कहा जाता है, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। एकल और विस्तृत परिवार यहाँ पर नहीं होगा, विशेषकर ध्यान दीजिएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के परिप्रेक्ष्य में असत्य कथन का चयन करना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में असत्य कथन का चयन करना, आपको क्या है भैया असत्य कथन। तो पहला विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प क्या है कि परिवार बालकों के सामाजिकरण की सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण संस्था है। बिल्कुल, परिवार जो है बालकों के सामाजिकरण। और द्वितीय क्या है भैया, तो द्वितीय आपका स्कूल हो जाएगा, है ना। ये मैं आपको बताना भूल गया होगा पहले, तो याद रखिएगा। द्वितीय संस्था पूछे तो आपका स्कूल हो जाएगा, ठीक। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। असत्य कथन पूछा था उसको देखना है। परिवार एक ऐसी इकाई है जिसमें केवल माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यहाँ कथन पूर्णतः सत्य और सार्वभौमिक है। एकल परिवारों को समाजशास्त्र में दाम्पत्य परिवार भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। दाम्पत्य परिवार कह लीजिए या फिर एकल परिवार कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण भारत में संयुक्त परिवारों का स्वरूप धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। आपने देखा होगा जब आदमी कमाने जाता है तो वहां पर इतना बड़ा परिवार रखना मुश्किल हो जाता है। छोटा सा घर लेता है तो उसमें वो अपने पति पत्नी और बच्चे को ही रख पाता है। तो इस प्रकार से औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण भारत में संयुक्त परिवार का स्वरूप बिल्कुल धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। क्या नहीं है, असत्य कथन क्या है, तो परिवार एक ऐसा इकाई जिसमें केवल माता पिता और उनके 2 बच्चे। यदि सीधा सीधा पूछता भाई एकल परिवार किसे कहते हैं कि एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं या फिर अविवाहित बच्चे होते, तो बिल्कुल सही होता। लेकिन परिवार जरूरी नहीं कि ऐसा होता, संयुक्त परिवार भी होता, एकल परिवार भी होता, मातृसत्ता, कई प्रकार के परिवार होते हैं। तो आपका जो बी वाला विकल्प है यही असत्य कथन है। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कथन और कारण, यदि आपने 2 वीडियोस या फिर हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो कथन और कारण का 1 या 2 प्रश्न में रखता हूं, क्योंकि वर्तमान में जितनी भी टेट एग्जाम हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कथन और कारण के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो किस प्रकार से इनको सोल्व करेंगे वो देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा पहले देख लेते हैं कि भाई
वर्तमान देखिए कथन क्या है कि वर्तमान भारतीय समाज में एकल परिवार की संख्या में निरंतर और तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। क्या कारण है भैया? इसका कारण पूछा गया। कारण क्या है कि रोजगार के अवसरों की तलाश में युवाओं का शहरीकरण, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और निजता की भावना लोगों में बढ़ रही है। बिल्कुल, वर्तमान भारतीय समाज में एकल परिवार की संख्या आपने देखा होगा निरंतर तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। एकल परिवार ज्यादा हो रहे हैं, संयुक्त परिवार घट रहे हैं। क्यों घट रहे हैं? क्योंकि रोजगार के अवसर की तलाश में युवा कहां जाता है? शहरीकरण शहर में जाता है। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और निजता की भावना लोगों में बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर इतना पैसा नहीं मिलता है कि उन सभी को रख सके। एक छोटा सा घर लेता है तो उसमें किसको रखता है? अपनी पत्नी को और बच्ची को रखता है ना। तो बिल्कुल आपका ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है एक ही, है ना। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। समाज शास्त्र में एक रक्त संबंधी परिवार का निर्माण मुख्य रूप से किन सदस्यों के बीच होता है? यहां पर देखिए प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। रक्त संबंधी परिवार के बारे में पूछा गया है। केवल पति और पत्नी के बीच, केवल पड़ोसी और मित्रों के बीच, उन सदस्यों के बीच जो जन्म और समान पूर्वजों के माध्यम से जैविक रूप से जुड़े होते हैं, या फिर केवल सहकर्मी और व्यवसायिक भागीदारों के बीच। यहाँ पर देखिए केवल पति और पत्नी के बीच नहीं होगा, क्योंकि जब शादी होती है तो पति अलग घर से होता है और पत्नी अलग घर से होती है। तो रक्त संबंधी परिवार नहीं होगा। रक्त संबंधी परिवार क्या होगा? जब इनके बच्चे होंगे, जो भाई बहन होंगे, इनके जो बच्चे होंगे, जैसे हम भाई बहन कह सकते हैं, है ना, या फिर जो चाचा भतीजा होता है, ये क्या है भाई? ये रक्त संबंधी परिवार है। ये रक्त संबंधी परिवार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उन सदस्यों के बीच जो जन्म और समान पूर्वजों के माध्यम से जैविक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे भाई बहन हो गए, आपके चाचा भतीजे हो गए, या जैविक रूप से जुड़े होते हैं समान पूर्वजों के माध्यम से, है ना। तो ये आपका जो तीसरा वाला विकल्प है ये आपका सही होगा, ना कि पहला वाला विकल्प, है ना। थोड़ा सा प्रश्न को आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना रहता है और उसी हिसाब से आंसर देना होता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक आदर्श बहुपति परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन समाजशास्त्री रूप से सत्य है? यहां पर देखिए एक आदर्श बहुपति परिवार के बारे में पूछा गया है। अब बहुपति परिवार क्या होता है पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुपति परिवार होता है एक स्त्री के एक से अधिक पति, एक जो स्त्री रहती है या फिर महिला होती है उसके एक से अधिक पति, इसे क्या कहा जाता है? बहुपति परिवार कहा जाता है। अब विकल्प देख लेते, शायद विकल्प में ऐसा मिल जाए, है ना। जैसे मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें एक पुरुष की एक ही समय में कई पत्नियां होती हैं, उसे बहुपति नहीं, उसे बहुपत्नी परिवार कहते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। इसमें एक महिला के एक ही समय में एक से अधिक पति हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला। यह आधुनिक भारत के सभी शहरी क्षेत्रों में बहुतायात में पाया जाता, नहीं पाया जाता। इस प्रकार के परिवार में विवाह जैसी कोई वैधानिक संस्था नहीं होती, बिल्कुल विवाह होता है ना। ये जो परंपरा है बिल्कुल होती है। तो इसमें एक महिला के एक ही समय में एक से अधिक पति होते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? बहुपति परिवार कहा जाता है, याद रखिएगा। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक। और ये कहां पर भैया? आपने खस जाति का नाम सुना है? खस जाति कहां पर पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है ना। उत्तराखंड में जो खस जाति पाई जाती है, इसमें इस प्रकार का विवाह पाया जाता है ना। यदि पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ेंगे। किस महान यूनानी दार्शनिक ने समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए यहां स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य है वो क्या है भैया? एक सामाजिक प्राणी, समाज में ही रहता है मनुष्य, है ना। तो ये किसके द्वारा कहा गया भैया? जॉन लॉक, मैकाइवर और पेंच, अरस्तु या फिर रूसो। तो याद रखिएगा ये कहने वाले कौन थे? अरस्तु। इनके द्वारा कहा गया है कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, वहां स्वभाव और आवश्यकता से एक क्या है भैया? सामाजिक प्राणी है ना। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में प्राथमिक कक्षाओं में परिवार और मित्र विषय को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल करने का सबसे बड़ा शिक्षा शास्त्रीय उद्देश्य क्या है? सीधा सीधा पूछा गया, जिस पर हम बात कर रहे हैं परिवार एवं मित्र पे। वो क्यों लाया गया भाई प्राथमिक कक्षा में? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सीधा सीधा पूछा गया है। चार विकल्प देखेंगे तो आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि बच्चों को जीव विज्ञान और अनुवांशिकी में कठिन सिद्धांत पढ़ाना, बच्चों को उनके आसपास के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक परिवेश से सीधे जोड़ना, बच्चों की रटने की क्षमता का विकास करना, फिर बच्चों का ध्यान खेलकूद से हटाकर केवल पुस्तकों पर केंद्रित करना। क्यों होता है? सरल सा प्रश्न, चार विकल्प देखेंगे तो आंसर आपके सामने होगा कि बच्चों को उनके आसपास के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक परिवेश से सीधे जोड़ना ही उद्देश्य है परिवार और मित्र के विषय को लाने का, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। विस्तृत परिवार एकल परिवार और संयुक्त परिवार की तुलना में किस प्रकार भिन्न होता है? यहां पर देखिए विस्तृत परिवार, एकल परिवार
और संयुक्त परिवार के बारे में बात की जा रही है कि इसकी तुलना में किस प्रकार भिन्न होता है। इसमें केवल एक विवाहित जोड़ा रहता है, इसमें बच्चों को गोद लेना अनिवार्य होता है, इसमें एक विवाहित जोड़े के साथ उनके माता पिता दादा दादी बच्चों के अतिरिक्त अन्य रिश्तेदार जैसे चाचा बुआ आदि भी एक ही परिसर में निवास करते हैं। यहाँ परिवार केवल शहरी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। यहाँ पर पूछा क्या गया भैया, एकल परिवार और संयुक्त परिवार की तुलना में किस प्रकार भिन्न है, विस्तृत परिवार के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो विस्तृत परिवार जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होता है, विवाहित जोड़े के साथ साथ उनके माता पिता दादा दादी बच्चों के अतिरिक्त अन्य रिश्तेदार जैसे कि चाचा बुआ आदि भी एक ही परिसर में निवास करते हैं। इस प्रकार के परिवार को क्या कहा जाता है, विस्तृत परिवार कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए सूची दे रखी है, एक तरफ सूची दे रखी है और परिवार का प्रकार बताया गया एक तरफ, और दूसरी तरफ उसकी मुख्य जो विशेषता है वो बताई गई है, और उनके साथ सम्मिलित करना एक सही जोड़ी है। इसको आपको मिलान करना कि एकल परिवार किसे कहते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार, नवस्थानिक परिवार, इस प्रकार से आपको जोड़ी मिलाकर देना है ना। तो देख लेते भैया जोड़ी क्या कहती है, एकल परिवार कैसे कहते हैं। तो क्या है भैया, जिसमें केवल माता पिता और अविवाहित बच्चे रहते हैं, बिल्कुल आपका पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। मातृसत्तात्मक परिवार कैसा होता है भैया, मातृसत्तात्मक परिवार तो सत्ता और निर्णय माता या महिला के पास हो, जहां पर माता और महिला के पास सत्ता और निर्णय लेने की क्षमता होती है उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। जहां पर पिता के पास होती है उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं ना। तो आपका बी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नवस्थानिक परिवार कैसे कहते हैं, नवविवाहित जोड़ा अपना अलग नया घर बसाता है उसे क्या कहा जाता है, नवस्थानिक, है ना, नव यानी कि नया। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा। बिल्कुल आपका जो पहला वाला विकल्प है यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये जो पहला टॉपिक था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टोटल 4 टॉपिक आपको मिलेंगे, है ना। तो दूसरा टॉपिक क्या है, रिश्ते एवं सामाजिक संबंध। अब इससे आपको यहाँ पर 15 प्रश्न मिलेंगे, शायद मैं शुरू में बताना भूल गया था। 4 टॉपिक है, हर एक टॉपिक से आपको क्या प्रश्न मिलेंगे, कितने कितने मिलेंगे, 15-15 प्रश्न मिलेंगे। तो टॉपिक फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है जिसमें हमने बताया था परिवार के प्रकार, है ना, 15 प्रश्न उसके थे। अब रिश्ते और सामाजिक संबंध के 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं भैया क्या है पहला प्रश्न आपका इससे संबंधित, कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले किस संस्था से प्रारंभ होती है। तो ये हमने पहले प्रश्न में देख लिया था, किससे होती है, परिवार से होती है ना। और द्वितीयक संस्था किसे कहा जाता है, वो स्कूल को कहा जाता है, विद्यालय को कहा जाता है। तो प्रारंभिक पूछे तो आपका परिवार हो जाएगा, बिल्कुल आपका तीसरा वाला विकल्प सही होगा। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों में वर्गीकरण के संबंध में विवाह संबंधी नातेदारी का सबसे सटीक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। विवाह संबंधित नातेदारी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। पिता और पुत्र के मध्य संबंध, सगे भाई और बहन के मध्य संबंध, सास और बहू के मध्य संबंध, या फिर चाचा और भतीजे के मध्य संबंध, क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर देखिए विवाह संबंधित नातेदारी के बारे में बात की जा रही है। तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था सगे भाई और बहन, चाचा और भतीजे के बीच कौन सा रक्त संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पर पिता और पुत्र के मध्य भी रक्त संबंधित होता है ना। लेकिन यहाँ पर सास और बहू के मध्य का जो संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है, विवाह संबंधित नातेदारी। क्या कहा जाता है, विवाह संबंधित नातेदारी। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों के उत्तरों को अत्यधिक ध्यान से सुनने और उनके साथ निरंतर संवाद एवं बातचीत करने से बच्चों के भीतर मनोवैज्ञानिक रूप से क्या विकसित होगा। भैया वो ध्यान से सुने, सारी चीजें अच्छे से कर रहे हैं, तो कक्षा में अनुशासनहीनता होगी, अन्य बच्चों के प्रति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, शिक्षक के प्रति भय होगा, या फिर सीखने का आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी। सरल सा प्रश्न है, क्या होगा, सीखने का आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी। जो 4th वाला विकल्प है ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में समवयस्क समूह या हम उम्र दोस्तों की भूमिका को सामाजिकरण की किस श्रेणी में रखा जाता है। जो समवयस्क समूह यानी कि दोस्त की बात यहाँ पर सीधे सीधे कही गई कि दोस्त का जो समूह होता है वो किस में रखेंगे आप, प्राथमिक सामाजिकरण में, द्वितीयक सामाजिकरण में, नकारात्मक सामाजिकरण में, या फिर इसकी सामाजिकरण में कोई भूमिका नहीं होती है। किस में रखेंगे भैया इसको आप, तो इसको रखेंगे आप द्वितीयक सामाजिकरण में। पहले में क्या जाएगा आपका परिवार हो जाएगा, विद्यालय, बच्चे के जो दोस्त होते हैं वो सभी द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत आते हैं। परिवार से बाहर निकलने के बाद विद्यालय और मित्र समूह द्वितीयक सामाजिकरण के मुख्य स्रोत होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे भाई, दोस्त समवयस्क समूह द्वितीयक सामाजिकरण के रूप में काम इनका हो जाएगा, है ना। इनकी जो सामाजिकरण की श्रेणी में आएंगे ये द्वितीयक सामाजिकरण की श्रेणी में आएंगे। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। समाज में स्वस्थ मानवीय रिश्तों और
पारिवारिक संरचना की प्रगाढ़ता किन मूलभूत भावनाओं पर टिकी होती? समाज में स्वस्थ मानवीय रिश्तों की यहाँ पर बात की जा रही है। केवल रक्त की शुद्धता पर, केवल कठोर वित्तीय और व्यवसायिक लेन-देन पर, प्रेम, सहयोग, लगाव और देखभाल पर, या फिर शक्ति और भय के प्रदर्शन पर? प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प पढ़ेंगे। आंसर बहुत इसका सरल है, अच्छा है। समाज में स्वस्थ मानव रिश्ता और पारिवारिक संरचना आपको देखना है तो उसमें प्रेम होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, लगाव और देखभाल की भावना होनी चाहिए। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित व्यवहार और आचरण का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है, एक परिवार है, वो परिवार के जो वयस्क सदस्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित व्यवहार और आचरण पर बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? सीधा सीधा ये पूछा गया है। बच्चा इसे अनुवांशिकी रूप से जन्म से ही प्राप्त कर लेता है, बच्चा इसका अनुकरण करके सामाजिक व्यवहार सीखता है, बच्चों पर वयस्क के व्यवहार का कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर बच्चा केवल विद्यालय के शिक्षकों से ही व्यवहार सीखता है। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है, जब जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने माता पिता या फिर घर के जो सदस्य होते हैं उनका अनुकरण करता है, उसको देखकर सीखता है उनको कि वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से बातचीत करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उसी हिसाब से बच्चा सीखता है। लेकिन अनुकरण के माध्यम से ही बच्चा अधिकतर सीखता है, तो बच्चा इसका अनुकरण करके सामाजिक व्यवहार सीखता है। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। जैसा माता पिता और घर के सदस्य व्यवहार करेंगे ऐसा ही बच्चा व्यवहार करेगा, है ना, बड़ा होकर। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। सामाजिकरण संबंधों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जन्म से निर्धारित नहीं होता है बल्कि व्यक्ति द्वारा स्वयं अर्जित किया जाता है? पैतृक संबंध, मातृ संबंध, भ्रातृत्व संबंध या फिर मित्रता? देखिए, पैतृक संबंध, मातृ संबंध और भ्रातृत्व संबंध, यह जब बच्चा जन्म लेता है तभी से ये संबंध हो जाते हैं। लेकिन मित्रता, बच्चा पैदा होता है उसके बाद ही मित्रता होती है। तो डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। सरल सा प्रश्न था, विकल्प पढ़ते ही आप आंसर लगा सकते थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। आगे बढ़े। आधुनिक समाज में भारतीय न्याय प्रणाली में दत्तक ग्रहण द्वारा स्थापित पारिवारिक संबंध को कैसा दर्जा प्राप्त होता है? कैसा दर्जा प्राप्त होता है भैया? जो एडॉप्ट करते हैं ना, दत्तक ग्रहण यानी कि बच्चे को गोद लेते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसे पूर्ण जैविक संबंध के समान ही विधिक, कानून और सामाजिक मान्यता प्राप्त है। इसकी कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, केवल एक अस्थायी व्यवस्था है। इसे केवल धार्मिक कर्म कांडों तक सीमित रखा गया है, या फिर दत्तक संतान को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है, यदि आपने कानूनी रूप से गोद लिया है तो वो आपका पूर्ण अधिकार माना जाएगा। इसे पूर्ण जैविक संबंध में के समान ही विधिक, कानून और सामाजिक मान्यता प्राप्त होती। जैसा आपका पुत्र है वैसे ही दत्तक ग्रहण जो आप एडॉप्ट करते हैं उसका उसी प्रकार से उसको भी दर्जा मिल जाएगा यदि आपने कानूनी रूप से कार्य किया है। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फिर से यहाँ पर कथन और कारण, यहाँ पर दोनों ही कथन दिए हुए हैं ना। क्या है भैया कथन? पहले देख लेते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो कूट है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो पहला कथन कहता है कि पारिवारिक तनाव, नशाखोरी और माता पिता के बीच कलह बच्चों के मन में गहरे असुरक्षा बोध और कुंठा को जन्म देते हैं। पारिवारिक तनाव, बिल्कुल परिवार में यदि कोई तनाव हुआ तो किसी न किसी प्रकार से बच्चे में ये चीजें जन्म लेती हैं। बिल्कुल आपका कथन क्या हो जाएगा? पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। मित्र समूह और खेल कूद बच्चों में सामाजिक नेतृत्व, सहिष्णुता, टीम भावना का विकास करते हैं। तो यहां पर देखेंगे कथन 2 क्या है? मित्र समूह और खेलकूद बच्चों में सामाजिकरण, नेतृत्व, सहिष्णुता और टीम भावना का विकास करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो कथन दूसरा भी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन पूर्णतः क्या है भैया? अपनी जगह सकते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। मानव समाज में पारस्परिक संबंधों के विकास और मजबूती में संवाद और बातचीत की क्या भूमिका है? क्या भूमिका भैया? यहाँ पर भूमिका बताना है। यहाँ केवल मानव समाज में पारस्परिक संबंधों के विकास और मजबूती में संवाद और बातचीत की क्या भूमिका है? यहाँ पर देखिए संवाद और बातचीत की भूमिका के बारे में पूछा गया है। तो पहला विकल्प है आपका कि यहाँ केवल वित्तीय और व्यावसायिक लाभ अर्जित करने का एक साधन है। इससे भाषा कौशल के साथ साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझने का सामाजिक जुड़ाव विकसित होता है। इसका सामाजिक स्थिति या मानसिक विकास से कोई लेन देन नहीं है। यह कक्षा में केवल अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। आपने देखा होगा जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, जब तक वो बात नहीं करेंगे तब तक उनको एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलेगा है कैसा व्यक्ति है।
तो सरल सा प्रश्न है, यदि आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि इससे भाषा कौशल के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझने का सामाजिक जुड़ाव विकसित होता है। किस प्रकार की भावना व्यक्त करता है सामने वाला, ये उसकी बातचीत से ही पता चलेगा, है ना। संवाद और बातचीत से ही आप इस प्रकार की बातों को पता कर सकते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नातेदारी की श्रेणियों के आधार पर सूची फर्स्ट, यहां पर देखिए संबंध की श्रेणी दिया हुआ है और सूची सेकंड में उचित उदाहरण उसका देना है और सुमिलित करना है, यानी कि सही जोड़ी का मिलान करना है। अब सूची फर्स्ट में दे रखा है भाई संबंध, प्राथमिक संबंध, द्वितीयक संबंध और तृतीयक संबंध। इसके बाद में इनका जो संबंध है वो किसका किससे है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक संबंध में कौन आएगा भैया, पिता का भाई आएगा, पिता और पुत्र आएगा, साले का बेटा जो पत्नी के भाई का पुत्र होता है वो आएगा। तो प्राथमिक संबंध में कौन आएगा, हमेशा सभी को पता है, सरल सा है, प्राथमिक संबंध में कौन आएगा, पिता और पुत्र, है ना। ये किसके अंतर्गत आएंगे, प्राथमिक संबंधी के अंतर्गत आएंगे, है ना। द्वितीयक संबंधी में कौन आएंगे, द्वितीयक संबंधी में जो पिता है उनका जो भाई है, पिता का भाई चाचा, है ना, ये द्वितीयक की श्रेणी में आएंगे। और तृतीयक संबंधी की श्रेणी में कौन आएंगे, साले का बेटा, पत्नी के भाई का जो पुत्र होता है वो तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो इस हिसाब से आप इस सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं और इसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा। एक का आपका 2 हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा और तीसरे का तीसरा हो जाएगा। तो पहला वाला विकल्प ही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। समाजशास्त्र के अनुसार किसी बच्चे के जीवन में सहयोगात्मक व्यवहार और निस्वार्थ सेवा की नींव सर्वप्रथम कहां रखी जाती, कहां पर रखी जाती, केवल खेल के मैदान में, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान, परिवार के सदस्यों के बीच साझा किए जाने वाले दैनिक कार्यों और उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार से, या फिर अकेले बंद कमरे में टेलीविजन देखने से। तो जैसा कि प्रश्न और 4 विकल्प पढ़ेंगे, आसान है प्रश्न और इसका आंसर भी आसान होगा। आंसर है आपका परिवार के सदस्यों के बीच साझा किए जाने वाले दैनिक कार्यों और उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार से आपका जो सर्वप्रथम जो नींव है वो यहीं पर रखी जाएगी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय पारिवारिक संबंधों की संरचना में पितृसत्ता की अवधारणा से क्या स्पष्ट आशय है। यहाँ पर देखिए आशय बताना किससे, पितृसत्ता की अवधारणा का क्या आशय है, सीधा सीधा यहाँ पर ये पूछा गया है। परिवार की संपत्ति पर केवल महिलाओं का सर्वोच्च अधिकार होता है, जहां पर महिलाओं का सर्वोच्च अधिकार होता है वो मातृ सत्ता होती है ना, पितृसत्ता नहीं होती है। परिवार में सबसे जो वृद्ध पुरुष यानी पिता या फिर दादा के पास सत्ता, अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति केंद्रित होती है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर जो वृद्ध पुरुष यानी जो पुरुष है, चाहे वो पिता के रूप में हो, दादा के रूप में हो, वो यदि घर की सत्ता संभाल और अधिकार उसके पास निर्णय लेने की क्षमता है तो पितृसत्ता परिवार होगा। और जहां पर महिला को सर्वोच्च अधिकार होगा, निर्णय लेने की क्षमता होगी, सत्ता का अधिकार उसके पास होगा, तो मात्र सत्तात्मक परिवार होगा, है ना। तो यहाँ पर पितृसत्ता यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार के बारे में पूछा गया था। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। मानवीय और सामाजिक संबंधों को निरंतर मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व अत्यंत आवश्यक है, जबकि इसका विपरीत व्यवहार संबंधों को नष्ट कर देता है। वो क्या आत्म केंद्रिता है, असहिष्णुता है, पारंपरिकता, सहनशीलता और सहिष्णुता है, या फिर केवल शारीरिक बल है। क्या होगा सही आंसर, यहाँ पर भी सरल सा आंसर है। क्या होना चाहिए भैया, पारस्परिकता, सहनशीलता और सहिष्णुता, ये तीनों होना चाहिए। यदि आप इसका उल्टा करेंगे तो बिल्कुल आपके संबंध खराब होंगे, नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये होना जरूरी है। तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन में परिवार और मित्र को एक प्रमुख थीम के रूप में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी देख लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। विकल्प दे रखा है भैया, बच्चों को समाजशास्त्र के जटिल सिद्धांत रटवाना, बच्चों को स्कूल से दूर रखकर घर पर ही शिक्षा देना, शिक्षक के पाठ्यक्रम को जानबूझकर लंबा करना। क्या होगा इसका सही आंसर भैया, बच्चों को उनके सूक्ष्म सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाना और जीवन के विविध संबंधों का सम्मान कराना सीखना, यही इसका मुख्य लक्ष्य है परिवार और मित्र का। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब 15 प्रश्न आपके खत्म हो चुके हैं आपके, और अब जो 15 प्रश्न मिलेंगे आपको वो समुदाय और पड़ोस से संबंधित मिलेंगे, यानी टॉपिक 3 आ चुका है और इसमें 15 प्रश्न मिलेंगे और आने वाले टॉपिक में भी 15 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें PYQ आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इन 15 प्रश्नों में क्या क्या है भैया। पहला प्रश्न यहाँ पर है, यानी कि 31वां प्रश्न है कि भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सामाजिक बुराइयों का ज्वलंत और विनाशकारी उदाहरण माना जाता है। कौन सा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, बाल श्रम है, या फिर उपरोक्त तो सभी है। तो यहाँ पर आप चारों विकल्प ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका बाल विवाह, दहेज प्रथा और बाल श्रम, ये तीनों ही क्या है, सामाजिक बुराइयों का ज्वलंत और विनाशकारी उदाहरण है। तो तीनों के तीनों ही आपके सही होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत में बाल विवाह जैसी गंभीर कुरीति को रोकने के लिए प्रसिद्ध
शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट की यहाँ पर बात की जा रही, मूल रूप से किस वर्ष पारित किया गया था। यहाँ पर देखिए पारित पूछा गया, वर्ष कौन सा है। मैं आपको पहले बता दूं कि इसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बाल विवाह निरोधक लिखा हुआ है ना, निरोधक अधिनियम। कब पारित किया था इसे? 29 में, 55 में, 76 में या फिर 2006 में। तो पारित की पूछे तो इसे पारित किया गया था 1929, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 है ना, 1929 में से पारित किया गया था। लागू कब किया गया था भाई? लागू पूछे तो लागू किया गया था 1930 में। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं आपको, 28 सितंबर 1929 को इसे पारित किया गया था और 1 अप्रैल 1930 को इसे लागू किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, जब ये लागू किया गया था तब कितनी उम्र रखी गई थी भैया? लड़की और लड़कियां और लड़कों की। तो लड़की की जो आयु रखी थी, लड़की की वो रखी थी 14 वर्ष। कम से कम जो बच्ची है वो कितने वर्ष की होनी चाहिए? 14 वर्ष की। और लड़के की जो आयु रखी गई थी वो रखी गई थी 18 वर्ष। ठीक, ये कब की बात है? 1929 यानी कि 1930 की बात है। इसको संशोधन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, इसे संशोधन किया गया था 1978 पे। 1978 में इसे संशोधन करके लड़की की आयु कितनी कर दी गई भाई? 18 वर्ष। और लड़की की आयु कितनी कर दी गई? 21 वर्ष। कब की गई? 1978 में संशोधन करके, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वर्तमान भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? सरल सा प्रश्न है। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में गलत कर दे। जल्दबाजी में क्या, यहाँ पर देखना है कि पहले पूछा किसका गया है। देखिए इसमें लड़के का पहला पूछा गया, बाद में लड़कियों का पूछा गया। तो लड़के की कितनी है यहाँ पर लिख लेंगे तो भी आपका विकल्प देखने में आसानी होगी। यहाँ पर 21 वर्ष और यहाँ पर 18। तो जहाँ पर 21 और 18 है वही सही होगा, क्योंकि 18 और 21 भी कभी कभी लड़कियां और लड़के वो उलट पुलट कर देते। तो कभी कभी आंसर आपको जल्दबाजी में गलत आप कर देते, तो ये गलती नहीं करना है। 21 वर्ष और 18 वर्ष क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। नशाखोरी और धूम्रपान समाज की गंभीर बुराइयां हैं जो परिवारों को नष्ट कर देती हैं। तंबाकू के सेवन से मानव शरीर में मुख्य रूप से कौन सा हानिकारक रासायनिक तत्व प्रवेश करता है? यहाँ पर जो तंबाकू का सेवन करते हैं उसमें हानिकारक रसायन के बारे में बताना है। कौन सा होगा भैया? कैफीन, निकोटीन, मार्फिन या फिर एस्पिरिन। तो सभी को पता, सरल सा प्रश्न है। तंबाकू और जो सिगरेट होती है उसमें कौन सा विषैला रसायन होता है? उसमें निकोटीन होता है। कौन सा होता है भैया? उसमें निकोटीन पाया जाता है। इससे क्या होता है, एक बार जो भी है, चाहे महिला हो पुरुष हो, एक बार यदि खाने लग गई तो उसको क्या हो जाएगी? उसकी लत लग जाएगी, है ना। उसे बार बार उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसको याद आएगी। तो ये उसमें क्या पाया जाता है भैया? निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसमें बेचैनी वगैरह होती है। यदि आपको नहीं खाएंगे तो बेचैनी होगी, तो आपको खाना पड़ेगा। इस प्रकार का शायद इसमें कुछ होता है ना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, घरेलू हिंसा और आर्थिक बर्बादी को रोकने के उद्देश्य से भारत के किस राज्य ने वर्ष 2016 में अपने पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू किया गया था? देखिए यहाँ पर वो कौन सा राज्य है इसके बारे में पूछा गया। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। क्या है? सन भी दिया हुआ 2016 की यहाँ पर बात की जा रही है। तो नशाखोरी और घरेलू हिंसा रोकने के लिए बिहार सरकार ने अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। किसने भैया? बिहार ने। कब? अप्रैल 2016 में, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। समाज से लालच और महिलाओं के शोषण को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में पूछा गया है। इसे लागू कब किया गया था? 55 में, 61 में, 86 में या फिर 2005 में। तो दहेज के लेन देन को गंभीर अपराध घोषित करने वाला दहेज प्रतिषेध अधिनियम वर्ष 1961 में लागू किया गया था। कब? 1961 में। बी वाला विकल्प आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विवाह में वर पक्ष द्वारा नगद या कीमती सामान की मांग करने पर इस कानून के तहत क्या होती है भैया? सजा होती है ना। तो बी वाला विकल्प आपको सही होगा। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में समुदाय को बच्चे के सामाजिकरण का किस प्रकार का अभिकरण माना जाता है? प्राथमिक अभिकरण, द्वितीयक अभिकरण, निरर्थक अभिकरण या फिर अनुवंशिकी अभिकरण? क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में समुदाय को बच्चे के सामाजिकरण का किस प्रकार का, देखिए यहाँ पर समुदाय के बारे में पूछा गया है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक अभिकरण। प्राथमिक में कौन आएगा? आपका परिवार आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका द्वितीयक अभिकरण हो जाएगा। परिवार प्राथमिक है, जबकि घर के बाहर का जो समुदाय है, जो पड़ोस आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो सामाजिकरण का द्वितीयक अभिकरण माना जाता है ना। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा।
बाल विकास के दृष्टिकोण से एक अच्छे और आदर्श पड़ोस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? एक अच्छे और आदर्श पड़ोस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो विकल्प देख लेते हैं। पड़ोस में केवल ऊंची ऊंची और महंगी इमारतें हो, ऐसा होना चाहिएगा यहाँ, क्योंकि आदर्श और अच्छे पड़ोस की बात की जा रही है, तो ऐसा होना उचित नहीं है। हो सकता है, लेकिन ये अच्छे और आदर्श पड़ोस के बारे में महत्वपूर्ण विशेषता नहीं मानी जाएगी। वहां अत्यधिक शांति हो और कोई पड़ोसी किसी अन्य से बात नहीं करता, बात करेंगे तो पता कैसे चलेगा ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। निवासियों के बीच परस्पर सहयोग, सहानुभूति और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण हो। पड़ोस में केवल एक ही धर्म या जाति के लोग का निवास हो, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? निवासियों के बीच परस्पर सहयोग, सहानुभूति और बच्चों के लिए क्या हो भैया? सुरक्षित वातावरण हो। ये अच्छे और आदर्श पड़ोसी की विशेषता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, तंबाकू के सेवन और लंबे समय तक, एक मिनट, तंबाकू के सेवन और लंबे समय तक धूम्रपान का मानव के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर क्या घातक प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है? चार विकल्प दे रखे हैं। इससे मस्तिष्क की सोचने की क्षमता अत्याशित रूप से बढ़ती है। मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं की दीवारों में रक्त के थक्के बनते हैं, जिससे स्ट्रोक का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। इससे आंखों की रोशनी में तेजी से वृद्धि होती है। या फिर धूम्रपान का मस्तिष्क पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। सरल सा प्रश्न है। चार विकल्प पढ़ेंगे तो आसानी से इसका आंसर समझ जाएंगे कि मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों की दीवारों पर रक्त के थक्के बनते हैं, जिससे स्ट्रोक का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि आप तंबाकू का सेवन या फिर सिगरेट का सेवन करते हैं तो अभी छोड़ दीजिए, अच्छी बात नहीं होती है शरीर के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए अच्छी बात नहीं है, खतरा है ना, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चों के शोषण को रोकने के लिए बनाए गए बाल श्रम निषेध एवं नियम के तहत भारत के कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखाने, खदानों या ढाबों में काम करवाना एक संज्ञेय अपराध है? कौन से वर्ष की यहाँ पर बात की गई है? कौन सा वर्ष दिया गया भाई बाल श्रम में? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष? सही आंसर क्या होगा? देखिए, बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार, यहाँ पर आपको सन याद रखना है, कौन सा? 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से खतरनाक काम करवाना अपराध है। खतरनाक काम जैसे कि कारखाना, खदानों या ढाबे पे काम करवाना। तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा आपका? 14 वर्ष है ना। चाय की दुकान या कारखाने में 12 साल के बच्चे से काम करवाना, ये क्या है? कानून का उल्लंघन है, इसमें आपको सजा हो सकती है। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय में समय समय पर मनाए जाने वाले जो सांस्कृतिक त्योहार, मेले और उत्सव बच्चों के सामाजिक विकास के किस प्रकार सहायक होते हैं? वे केवल बच्चों के अमूल्य समय की बर्बादी है। वे बच्चों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। वे बच्चों में सामाजिक समरसता, अपनी सांस्कृतिक विरासत की समझ और नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं, या फिर वे बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई में हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। यदि आपका समुदाय, आपका समाज है, उसमें सांस्कृतिक त्योहार मना रहे, मेले और उत्सव यदि मना रहे, तो उससे क्या होगा? वे बच्चों में सामाजिक समरसता और अपनी सांस्कृतिक विरासत की समझ और नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवार के भीतर निरंतर चलने वाली कलह और पड़ोस में व्याप्त अपराध का माहौल बच्चों के मानसिक रूप से भटका कर बाल अपराधी बना सकता है। यहाँ समाजशास्त्री जो कथन है किसके द्वारा दिया गया है? यदि बार बार घर में कलह हुआ है ना, लड़ाई होगी, पड़ोस में लड़ाई होगी, तो बच्चे में कहीं ना कहीं उसका गलत असर होगा, है ना, वो बाल अपराधी बन सकता है। तो ये पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य, बाल मनोविज्ञान से पूर्णतः अप्रासंगिक है। क्या हो सकता है सही आंसर? ये पूर्णतः सत्य है। कैसा है? पूर्णतः सत्य है ना। अनुकरण करके सीखता बच्चा, अनुकरण का मतलब जैसा आप करोगे वैसा ही बच्चा सीखेगा, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किसी भी सभ्य समाज में बाल विवाह, दहेज और अंधविश्वास जैसी गहरी सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने में सबसे प्रभावी और दीर्घकालीन उपाय क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भैया? केवल संसद में कठोर कानून बनाकर छोड़ देना, शिक्षा का व्यापक प्रसार और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि, विशेषकर बालिका शिक्षा में, बच्चों को बाहरी दुनिया से बचाकर केवल घर की चार दीवारी में बंद रखना, या फिर देश में केवल पुलिस और न्यायालयों की संख्या बढ़ाना। यहाँ पर देखिए, वैसे तो आप आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, ये प्रश्न आपका पॉजिटिव है और विकल्प में केवल शब्द आ जाए, केवल केवल केवल, तो वो हमेशा क्या होगा?
गलत होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है ना। केवल शब्द कभी भी पॉजिटिव में नहीं आता है। पॉजिटिव का मतलब फिर समझा देता हूं, यदि बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, यदि प्रश्न में पूछा गया कि भाई इसका उपाय कौन सा नहीं हो सकता है, तो जहां पर नहीं हो सकता नहीं आ जाए तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नहीं पूछा नहीं गया है, यहाँ पूछा गया है कि सबसे प्रभावी और दीर्घकालीन उपाय क्या हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव प्रश्न है। तो केवल जहां पर भी दिखे वो हमेशा गलत होंगे विकल्प, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा, विशेषकर बालिकाओं, शिक्षा का व्यापक प्रसार हो और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हो, है ना। ये बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये सरल प्रश्न था, आप दे सकते थे इसका आंसर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है प्रश्न आपको समझ में ना आए, चार विकल्प समझ में ना आए, तो ये थोड़ी बहुत हेल्प वहां पर आपको कर देगा, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है, सामुदायिक जीवन में सहकारिता की भावना मुख्य रूप से किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा मूल सिद्धांत है भैया? वो एक सबके लिए और सब एक के लिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, प्रबल की विजय, या फिर पूर्ण एकाधिकार और तानाशाही। क्या होगा सही आंसर? तो भैया इसका सही आंसर होगा सामुदायिक जीवन में सहकारिता की भावना मुख्य रूप से किस मूल सिद्धांत पर आधारित होती है? एक सबके लिए और सब एक के लिए, है ना। सहकारिता का मूल सिद्धांत निस्वार्थ रूप से मिलजुल कर काम करना है, वन फॉर ऑल फॉर वन। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में सामाजिक बुराइयों जैसे कि बाल श्रम, दहेज, नशाखोरी के संवेदनशील विषय को पढ़ाने का मुख्य शिक्षक शास्त्रीय कारण क्या है? क्या उद्देश्य है? ये आपको बताना है। चार विकल्प हैं, आसानी से मुझे लगता है आप बता देंगे। तो पहला विकल्प है ताकि बच्चे इन विषयों को रटकर परीक्षा में 100% रटना नहीं है, बच्चों को समाज की क्रूरता से डराना नहीं, केवल ईवीएस के निर्धारित पाठ्यक्रम को लंबा नहीं। क्या होगा? ताकि बच्चे अपने समाज की वास्तविकताओं और ज्वलंत समस्याओं के प्रति संवेदनशील और जागरूक नागरिक बने, है ना। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो 45 प्रश्न ही समाप्त होते हैं। अब जो प्रश्न आएंगे वो परिवार आधारित जो PYQ है 2011 से 22 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग वो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि समाजशास्त्र के संदर्भ में एकल परिवार से स्पष्ट तात्पर्य क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो ये वर्ष 1950 के बाद बना कोई परिवार है भैया। यहाँ पर देखिए एकल परिवार की बात की जा रही है, तो कौन सा परिवार होगा? वहां परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी एक साथ रहते हो, ये जो परिवार है ये संयुक्त परिवार, एकल परिवार नहीं है। तो ये आंसर गलत होगा। केवल पति पत्नी का समूह, तो ये भी गलत होगा। क्या होगा? वहां परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके, यहाँ पर एक और चीज देनी होती है इनको, अविवाहित बच्चे, बच्चे हो तो चलेगा कोई बात नहीं है ना। वहां परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हो, इस प्रकार के परिवार को क्या कहा जाता है? एकल परिवार कहा जाता है। वर्तमान में भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह के योग्य जो न्यूनतम आयु है, ये पूछा गया था आपका यूपीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सी होनी चाहिए भैया? यहाँ पर देखिए लड़के की पूछी गई पहले और फिर लड़कियों की। लड़के की कितनी है? 21 वर्ष, और लड़कियों की कितनी है? 18 वर्ष। तो 21 और 18 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए बनाए गए शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किससे है? शारदा एक्ट के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था, और ये पूछा भी गया प्रश्न है। बाल विवाह की रोकथाम से, दहेज प्रथा के उन्मूलन से, बाल श्रम को रोकने से, या फिर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से। किसका है भैया? 1929 में पारित हुआ था, 1929 में इसे लागू किया गया था। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, है ना। क्या है? बाल विवाह की रोकथाम से। पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ईवीएस पाठ्यक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक बुराइयों का सटीक उदाहरण है? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, या फिर ये सभी। सरल सा प्रश्न है, इसमें आपका बाल विवाह भी आ जाएगा, दहेज भी आ जाएगा और बाल श्रम भी आ जाएगा, यानी कि ये सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीताम्मा अपने एक बड़े पुश्तैनी घर में रहती है। नीचे की मंजिल पर उसके दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ निवास करते हैं, जबकि पहली मंजिल के एक हिस्से में सीताम्मा, उसके माता पिता और छोटी बहन गीताम्मा रहते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अनुसार यहाँ किस परिवार का स्वरूप है? यहाँ पर परिवार का स्वरूप बताना है। एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, मात्र सत्तात्मक परिवार है, या फिर एकल अभिभावक परिवार है। सॉरी, कौन सा परिवार है भैया? ये सरल सा प्रश्न, यदि आप देखेंगे तो ये प्रश्न किस प्रकार चला जाएगा भैया? देखिए यहाँ पर दादा दादी भी रह रहे हैं। यदि हम एकल परिवार देखें तो सिर्फ उसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, यहाँ पर दादा दादी आ गए, यानी कि कौन सा परिवार हो जाएगा? ये विस्तृत परिवार, यानी कि संयुक्त परिवार के श्रेणी में आ जाएगा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। आधुनिक समय में परिवारों के टूटने यानी कि विघटन के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली सबसे आम मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया क्या है? बच्चे का अंतर्मुखी होना, बच्चों में अकारण विद्रोह पनपना, बच्चों का कुंठित होना, या फिर ये सभी। क्या हो सकता है?
देखिए, जो आधुनिक समय में परिवार का टूटना यानी विघटन, यानी कि जो पहले संयुक्त परिवार में रहा करते थे वो एकल परिवार में माता पिता और अविवाहित बच्चे ही रहते हैं। उससे क्या हो सकता है, उसके फलस्वरूप क्या हो सकता है, टूट रहा बच्चा, परिवार टूटने से बच्चे असुरक्षित महसूस करते, क्या करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, जिसमें वे विद्रोही, कुंठित और अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बच्चों का अंतर्मुखी होना, अंतमुखी होना, मूर्खी होना, बच्चों का कारण विद्रोह पनपना, बच्चों का कुंठित होना, यानी कि ये सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। परिवार एक आदर्श इकाई होता है जिसमें केवल माँ पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। परिवार अध्ययन के दृष्टिकोण से यहाँ कथन देखिए, यहाँ पर केवल माँ पिता और उनके दो बच्चे की बात करें, पूर्णता सत्य है। आदर्श इकाई होते हैं जिसमें केवल माँ पिता और उनके दो बच्चों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो सही आंसर यहाँ पर बताना है क्या होगा, पूर्णता सत्य, क्योंकि सभी भारतीय परिवार ऐसे ही होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य, क्योंकि आधुनिक समाज में यहाँ एक आदर्श परिवार का आकार है। सही नहीं है, क्योंकि इसमें दादा दादी का जिक्र नहीं है। तो परिवार एक आदर्श इकाई, यानी परिवार क्या ऐसा ही हो सकता है कि केवल माँ पिता और उनके दो बच्चे हो सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं ना, तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत में प्राचीन काल से मुख्य रूप से किस प्रकार के परिवार की सुदृढ़ प्रथा रही है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की यहाँ पर बात की जा रही है, प्राचीन काल की बात की जा रही है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, सहकारी परिवार या फिर मात्र सत्तात्मक परिवार। प्राचीन काल में पहले कौन सा परिवार हुआ करता था, संयुक्त परिवार हुआ करता था। कैसा परिवार भैया, संयुक्त परिवार, है ना। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सक्रिय अधिगम तब सबसे अधिक प्रभावी होता, कब होता भाई पर्यावरण अध्ययन में सक्रिय अधिगम कब होता है, एक्टिव लर्निंग की यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहला विकल्प है, शिक्षक पूरी कक्षा में डंडे के बल पर कठोर अनुशासन लागू करे, नहीं। बच्चा पूरी कक्षा के दौरान चुपचाप एक श्रोता की तरह बैठे, नहीं। बच्चों को बहुत सारा लिखित गृह कार्य, नहीं। क्या होगा, बच्चा कक्षा में सक्रिय भागीदारी करे और शिक्षक उसके उत्तरों को ध्यान से सुने व संवाद करे, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, धूम्रपान और तंबाकू के अत्यधिक सेवन से कौन सा विषैला रासायनिक पदार्थ, ये भी पूछा गया है, ये भी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था मैंने आंसर, क्या होगा, निकोटीन, है ना। निकोटीन की मात्रा उसमें क्या होगी, अत्यधिक होगी, इससे उसको लत लग जाएगी धूम्रपान और तंबाकू की, जिसमें सिगरेट भी आपकी आ जाती है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बाल मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी का सही उदाहरण, यहाँ पर द्वितीयक समाजीकरण पूछा, प्रथम पूछते तो कौन हो जाता, परिवार हो जाता है ना। परिवार एक प्रथम एजेंसी या फिर प्रथम समाजीकरण है। अब यहाँ पर द्वितीयक समाजीकरण कौन सा, परिवार और पड़ोस, परिवार में परिवार नहीं होगा आपका, परिवार और जनसंचार माध्यम परिवार नहीं होगा, माता पिता और सगे रिश्तेदार भी नहीं होगा। क्या होगा आपका, विद्यालय और जनसंचार माध्यम, जो मीडिया यानी टीवी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका तीसरा वाला होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय समाज की कुरीतियों को रोकने वाले कानून का सही क्रम। देखिए सही क्रम आपको बताना है कौन सा है, और मैंने तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ कि तीनों का सही क्रम क्या है। मैं पहले बता चुका हूँ, बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, दहेज अधिनियम प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, और शारदा अधिनियम कब लागू हुआ था, पारित हुआ था। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम की यहाँ पर बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 1986 में लागू हुआ था, बाल श्रम निषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में क्या बताया था मैंने, 1961। शारदा अधिनियम के बारे में 1929, है ना। तो याद रखिएगा, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और शारदा अधिनियम 1929। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा, है ना। तो पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों की तीनों क्या है भैया, समाज की कुरीतियां है ना। चलिए, समाजशास्त्र की भाषा में एक ऐसा परिवार जिसमें केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ निवास करते हैं, उसे अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए वैसे तो इसे एकल परिवार कहा जाता है, लेकिन एकल परिवार के अलावा क्या कहा जाता है, मैंने बताया था आपको, दाम्पत्य परिवार, रक्त संबंधी परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार या फिर मातृ सत्तात्मक परिवार। एकल परिवार के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, एकल परिवार, एकल परिवार को क्या कहा जाता है, और दाम्पत्य, बताया था मैंने पहले, दाम्पत्य परिवार इसे कहा जाता है। दाम्पत्य परिवार यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे।
समाजशास्त्र की नींव रखने वाले किस महान विचारक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ये पहले भी आपको बता चुका हूं, मैन इज ए सोशल एनिमल। अरस्तु, प्लेटो, जीन जैक्स रूसो या फिर मैकाइवर। क्यों दिया गया है ये प्रश्न दोबारा? क्योंकि ये 2011 से 22 तक का पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये यहाँ पर भी दे दिया गया है। और आंसर मैंने क्या बताया था आपको? अरस्तु। क्या बताया था भैया? अरस्तु। किसके द्वारा कहा गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु के द्वारा बताया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 पार्ट है, 4 में हर पार्ट में 15 प्रश्न है कि टोटल 60 प्रश्न आपको दिए गए हैं। और आई होप आपको ये वीडियो मुझे लगता है पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अंतिम प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में नशाखोरी, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसे विषयों को मुख्य रूप से किस व्यापक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है? उस श्रेणी का नाम आपको बताना है। पर्यावरणीय प्रदूषण, सामाजिक बुराइयां, प्राकृतिक आपदाएं या फिर स्वास्थ्य समस्याएं। सरल सा प्रश्न है। यहाँ पर नशाखोरी, बाल विवाह और दहेज प्रथा की बात की जा रही है, तो ये सभी क्या है भैया? सामाजिक बुराइयां हैं। क्या है ये? सामाजिक बुराइयां हैं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो ये 60 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।